नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 15वां क्लास है और इस जीके जीएस के सेशन में हम आप लोगों के लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सेट, जो आपके भूगोल और साथ ही साथ आपके लिए जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है जीके जीएस, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड या न्यू मिनी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है कि आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है और बे ऑफ बंगाल में आपका कौन सा स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में कौन सा स्थित है? आपका लक्षद्वीप है। तो सही आंसर होता है आपका बी कि लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे जानते हैं कि लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है और इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, और जिनमें से केवल 10 द्वीपों पर मनुष्य रहते हैं। और इसमें एक द्वीप है पिटली द्वीप, जहाँ पे मनुष्य तो नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, तो कुल 12 द्वीप जो है वह प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप समूह स्थित हैं, जिनमें से अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो लक्षद्वीप का गठन जो किया गया था 1 नवंबर साल 1956 को किया गया था। साल 1956 को लक्षद्वीप का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे जो है नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो मध्य भारत से निकलती हैं और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? अरब सागर में। और ये क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। तो वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुअरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वह मध्य भारत से निकलती हैं और वो अरब सागर में गिरती हैं। उसके अलावा महानदी, कावेरी और गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सही आंसर होता है ए कि नर्मदा नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है। अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब यहाँ पे होता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम। अब यहाँ पे एक नर्मदा नदी पर जो है दुग्ध सागर, सहस्त्रधारा और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात सबसे अधिक फेमस है। यह मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और नर्मदा नदी जो होता है भड़ौज, जो कि गुजरात के पास पड़ता है, तो भड़ौज गुजरात के पास एक एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का विवाद कितने राज्यों में है? तो नर्मदा नदी का जो विवाद चलता है, ठीक है, वह विवाद है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का विवाद कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। जिन राज्यों से ये होकर बहती है, तो उद्गम तो आपका मध्य प्रदेश से होता है, उसके बाद यह राजस्थान, गुजरात और इसका हल्का सा बहाव महाराष्ट्र में होता है। तो इन 4 राज्यों में नर्मदा नदी का विवाद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? उत्तरी मैदान में, पश्चिमी क्षेत्र में, गीले क्षेत्र में, ठंडे और घाटी क्षेत्र में। तो आर्किड की बात करें तो आर्किड जो है भारत के ठंडे और घाटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं इनके बारे में कि आर्किड को उनके जीवन के प्रारूप के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका एपीफाइटिक। एपीफाइटिक आर्किड। तो एपीफाइटिक क्या होता है? तो यह चट्टानों पर उगने वाले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है आपका स्थलीय आर्किड। तो स्थलीय आर्किड क्या होते हैं? तो यह जमीन पर पाए जाने वाले पौधों या लताओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यह समशीतोष्ण एवं अल्पाइन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और तीसरा है आपका माइकोट्रॉपिक आर्किड। माइकोट्रॉपिक आर्किड क्या होता है? तो यह कवक या संवहनीय पौधों से अपना
पोषण प्राप्त करते हैं और यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान में उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान में जो उगते हैं पादप उन्हें जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है, जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो हालांकि पूछा गया है कि आर्किड भारत के कौन से क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तो ठंडे और घाटी क्षेत्रों में आर्किड जो होते हैं उगाए जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। यह आपके चट्टानों से अपना यह स्थल में पाए जाने वाले, और यह माइक्रोट्रॉफिक जो होता है संवहन के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी या वैशाली। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है जिला है वह है शेखपुरा। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है शेखपुरा की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, तो शेखपुरा की जो जनसंख्या थी वह 6,36,342 थी। अब यहाँ पे जानते हैं कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है। यह सबसे कम है। सबसे अधिक वाला कौन सा है, तो वह है पटना। तो पटना में कुल कितनी जनसंख्या है, तो पटना की जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 58,38,465। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है पटना है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह है शेखपुरा। अब यहाँ पे अन्य की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है शिवहर है। अगर आपसे डेंसिटी पूछ दे, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, शिवहर में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है, घनत्व कम किस में है, तो कैमूर में है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है कौन सा है, गोपालगंज है। सबसे अधिक शिक्षित जो जिला है, सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है, तो रोहतास का है। तो यह कुछ अन्य फैक्टर हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पटना है, रोहतास है, गोपालगंज है या वैशाली है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पटना जो है सबसे अधिक जनसंख्या है, रोहतास क्या है, साक्षरता सबसे अधिक है, और गोपालगंज में लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह गोपालगंज है। यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1021 महिलाएं जो हैं 1000 पुरुषों पर हैं। तो इस प्रकार से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह गोपालगंज है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि बिहार में अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम लिंगानुपात किसमें है, तो मुंगेर में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है मुंगेर है। यहाँ पे प्रति 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 879 महिलाएं कितनी है, प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। अन्य अपडेट्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता अगर पूछे तो सबसे कम साक्षरता जो है वह है आपका पूर्णिया। सबसे अधिक साक्षरता रोहतास, और यहाँ के साक्षरता परसेंटेज कितना है, तो साक्षरता परसेंटेज की अगर बात करें तो 73.37 है। और सबसे कम साक्षरता जो पूर्णिया में है, तो यहाँ का साक्षरता रेशियो कितना है, तो 52.49 है, 49% है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला राइनो यानी गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या असम में। तो सभी ने पता है कि एक सींग वाला गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वह असम है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ का कौन सा, तो आपसे पूछा जा सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है, और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ यहाँ पे जंगली सुअर और भैंसा भी पाया जाता है।
अब यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए तो दाची ग्राम सेंचुरी जो है, ठीक है, दाची ग्राम जो सेंचुरी है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कस्तूरी मृग यानी कि स्टैग पाया जाता है। स्टैग पाया जाता है जिसको कस्तूरी मृग के नाम से जाना जाता है। तो दाची, ये भी पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग किस उद्यान में, तो दाची ग्राम में। दाची ग्राम कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अन्य की अगर बात करें यहाँ पर तो सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य झील है वह हरियाणा में स्थित है। किश्तवाड़ा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम क्या है, तो जिम कार्बेट है। इसका नाम सबसे पहले हेली हुआ करता था, बाद में बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम क्या है, राम गंगा है। वर्तमान में इसका नाम राम गंगा है। और यह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में यह स्थित है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है। अब ये पूछ रहा है भारत का उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर किसके कारण से वर्षा होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है ठंडी में होती है और गर्मी में होती है, इसलिए भारत के वर्षा को मानसूनी वर्षा के नाम से जानता है। भारत के मौसम को मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो जो होता है गर्मी, जैसे कि वर्तमान समय में जो वर्षा होने वाली है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी और यह 1 जून से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 जून के पहले सप्ताह से स्टार्ट होती है। और यह दक्षिण पश्चिम मानसून है और इसे ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और यह इसकी एक शाखा, जब यह मालाबार तट से टकराती है तो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक को अरब सागर शाखा कहते हैं और एक को बंगाल खाड़ी शाखा कहते हैं। और ये बंगाल खाड़ी शाखा मेघालय पठार से टकराती है और फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और यह पूरे लगभग नॉर्थ इंडिया में बरसात करती है, ठीक है। तो ये तो गर्मी के समय में हो गया। शीतकालीन वर्षा जो होती है, ठीक है, एक होती है शीतकालीन वर्षा 2 मानसूनों से होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। और यह भारत के केवल एक राज्य में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, ठीक है, अन्य कहीं पर भी वर्षा नहीं करती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ पर जो वर्षा होती है किसके कारण होती है, तो यहाँ पर भारत के वेस्ट में स्थित है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर जो होता है ठंडी के समय में यहाँ पे चक्रवात बनता है और यह चक्रवात यहाँ से बनने के बाद भारत की ओर भ्रमण करता है और यहाँ से हिमालय से टकराने के बाद, ठीक है, यह पूरे के पूरे उत्तर पश्चिमी भागों में, ठीक है, बरसात करता है। और मैक्सिमम कहाँ, बिहार के पटना तक, मैक्सिमम बिहार के पटना तक। और किन किन राज्यों में बरसात करता है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, यूपी, ठीक है, हरियाणा, इन राज्यों में वर्षा करते करते मैक्सिमम पटना तक वर्षा करता है। और यह ठंडी के समय में जब हमारे यहाँ रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल होती है उस समय वर्षा होता है और यह काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यह यहाँ पे पूछा गया है कि शीतकालीन वृष्टि जो उत्तर पश्चिम भागों में होती है उसे तो भूमध्य सागर से होता है और यह पश्चिम से आता है, इसलिए इसे वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है ए। उत्तर पूर्वी मानसून मैंने बताया कि भारत के केवल एक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में वर्षा करता है। उत्तर पश्चिम मानसून कोई खास है नहीं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी अवनमन जब जो होता है कि अवनमन का मतलब जब मानसून का निवर्तन होता है तो यहाँ पे जब चक्रवात आता है तो उसे हम बंगाल की खाड़ी का अवनमन करते हैं। हालांकि जो पूछा गया है कि उत्तर पश्चिमी भागों में जो होता है वह शीतकालीन में वर्षा किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से। मैंने आपको बताया कि किन किन राज्यों में वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मणिपुर। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका कि 2001 से 2011 की जनगणना के बीच में सबसे अधिक जो था जनसंख्या वृद्धि दर वह था मेघालय राज्य का। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पर कि 2001 से 2011 के बीच में जो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, ये भी पूछा गया कई बार। दशकीय वृद्धि जो थी वह 17.64% थी, 64% थी। और सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वह मेघालय राज्य में हुई। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई थी, तो 27.95% यहाँ पर वृद्धि हुई। नागालैंड की जो वृद्धि थी वह ऋणात्मक रही,
नागालैंड की जो वृद्धि थी वह ऋणात्मक रही। और कितना ऋणात्मक रही, तो ऋणात्मक कितनी रही, तो यहाँ पर -0.6% यहाँ का जनसंख्या जो रहा ऋणात्मक रहा। अब आपने पता होना चाहिए कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, भारत की अगर पहली जनगणना कह दें तो साल 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना की अगर बात करें तो साल 1881 में हुआ था, और तब से प्रत्येक 10 वर्षों पे हमारे यहाँ जनगणना होता है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करी थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन वर्तमान समय के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन हो गया है, भारत हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। और यहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में जैसे कि 2023 में जो रिपोर्ट आया था यूएन का, तो उसमें कहा गया था कि साल 2023-24 तक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो यहाँ पे है कि मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश तो यह भारत है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा कॉलोनी 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार में। तो इनके बीच में आप देखेंगे तो एक ही अक्षांश बचता है, वह है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सही आंसर होता है आपका ए कि इन अक्षांशों में से 29 डिग्री 36 मिनट ये जो वह भारत की मुख्य भूमि से होकर गुजरेगा, अन्य सभी भारत की मुख्य भूमि से होकर नहीं गुजरेंगे। तो सही आंसर होता है ए। अगला विषय गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या भाखड़ा नांगल परियोजना का। तो गांधी सागर बांध की अगर बात की जाए तो यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वह थी कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, साल 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस परियोजना की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे अगर चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल की अगर बात किया जाए तो भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये सारे राज्य क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ की ऋतु में हुआ था, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसका प्रारंभिक उपज देने वाले बीजों से उपयोग हुआ था, तो इसका प्रारंभ जो हुआ था अधिक उपज देने वाले यानी कि हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया था, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, तो यह भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ था, तो यह गलत है, क्योंकि चावल नहीं, यह चावल और गेहूं के उत्पादन दोनों में सफल हुआ था। तो इस प्रकार से चौथा वाला आपका गलत है। आप सभी ने पता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हालांकि यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका डी, क्योंकि केवल चावल को फायदा नहीं हुआ था, चावल के साथ साथ गेहूं को भी फायदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर है झारखंड, मिजोरम, बिहार या उड़ीसा। तो पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तर में, तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका सी, बिहार राज्य जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि आपने पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपका राज्य आता है गुजरात, सबसे पहले आपका गुजरात आता है, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड।
तो पहले जब बिहार और झारखंड साल 2000 में थे, एक ही में थे, ठीक है। तो यह बिहार से होकर गुजरता था। तो बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है, ठीक है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा है और उसके बाद आपका मिजोरम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड के नीचे, ठीक है, झारखंड के नीचे आपको मिलेगा उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा मिलेगा यानी कि दक्षिण में, ठीक है। और झारखंड के उत्तर में मिलेगा बिहार। तो सही आंसर होता है आपका कि बिहार जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो यहाँ पे आपने पता है कि भारत जो है वह कुल 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। पहला है आपका बांग्लादेश, दूसरा है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, तो सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक किसके साथ बनाता है, सबसे अधिक बनाता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ। ये सारे आपके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया किसके साथ सबसे लंबी असली सीमा बनाता है, तो सही आंसर होता है आपका सी, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा भारत जो है बनाता है। अब यहाँ पे होता है कि कितनी अधिक लंबी सीमा बनाता है, तो जो है इसका कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा भारत बांग्लादेश के साथ करता है। और सबसे कम कितना करता है, तो मात्र 106 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ। अब यहाँ पर होता है कि भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश में जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन है। यह केवल अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और भारत और पाकिस्तान के साथ जो रेखा है, ठीक है, उसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये सारे इसके फैक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिहार को पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। बार बार सूखा, खेती वाला इलाका, साक्षरता की निम्न दर, पूंजी निर्माण का निम्न दर। तो यहाँ पर बिहार में पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है वह है पूंजी निर्माण का निम्न दर। तो सही आंसर होता है डी, कि बिहार में पूंजी निर्माण का निम्न दर है। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, जहां पर शिक्षा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय आदि के क्षेत्रों में भारत से सबसे अधिक पिछड़ा राज्य बिहार का नाम आता है। विकास के लिए निवेश बहुत ही आवश्यक है जो कि बिहार के लिए कम है। 24 जुलाई साल 1991 को 24 जुलाई साल 1991 को मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की। उसके बाद भारत में निवेश में काफी वृद्धि हुआ, लेकिन बिहार में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुआ था निवेश का। बाढ़, सूखा, कृषि को जीविका का केवल साधन मानना, मानव संसाधनों का पूरा दोहन नहीं होगा आदि में बिहार का पिछड़ापन भी कारण है। कि मतलब यहाँ पे बार बार सूखा पड़ता है, खेती वाले इलाके अच्छे नहीं है, साक्षरता निम्न दर है, ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वह है कि पूंजी निर्माण का निम्न दर है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो है उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी, तो साल 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा। इस सेशन का अंतिम जो क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, उद्योगों से, पावर ग्रिड से, खनिज से या राजमार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है वह राजमार्गों से है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यह राजमार्ग क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह राजमार्गों से है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस परियोजना के तहत कुल 5846 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाकर भारत के 4 महानगर, तो 4 महानगर कौन से हैं, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कोलकाता, कोलकाता को दिल्ली से, दिल्ली को मुंबई से और मुंबई को चेन्नई से। तो इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ना है कितने किलोमीटर, तो 5846 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर। स्वर्णिम चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कुल कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो 13 राज्यों से होकर यह गुजरती है।
और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एचआर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके 15वां जीके जीएस का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।